बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मानसून की बारिशें अपने इख्तिताम पर हैं और इनके इख्तिताम के बाद ही एक बुखार जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम डेंगू बुखार कहते हैं। आज हम उसी बुखार के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद। डेंगू बुखार क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, ये कैसे हो जाता है और ये फैलता कैसे है और इसको डायग्नोज किस तरह किया जाता है, इसकी बचाव के क्या तदाबीर हैं, ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेंगू बुखार एक मादा मच्छर के काटने से होता है। इस मादा मच्छर का नाम एडीज अजिप्टी है। ये मादा मच्छर अमूमन मानसून के बाद यानी सितंबर से लेकर दिसंबर तक पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे दर्जा हरारत 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है, परवरिश पाता है। अमूमन ये साकत पानी में या खड़े हुए पानी में, और ये पानी अमूमन घड़ों में, गमलों में, आम बर्तनों में बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे इसकी परवरिश होती है। डेंगू मच्छर अगर किसी बंदे को काट जाए और उसकी अलामात तकरीबन 3 से 7 दिन के बाद रूनुमा होती हैं, यानी कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड वो है 3 से 10 दिन का। इसमें कुछ लोगों बिल्कुल एसिम्टोमेटिक या डेंगू की कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती, और कुछ लोगों में ये बहुत सीरियस हालत में हो जाता है, जिसे डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहा जाता है। अमूमन जब किसी को डेंगू मच्छर काट जाए तो उसमें ये अलामात 3 से 7 दिन के अंदर अंदर रूनुमा होती हैं। इसकी 3 फेजेज हैं। पहली फेज फेब्राइल फेज, अमूमन ये फेज 3 से 5 दिन तक रहती है। दूसरी फेज क्रिटिकल फेज या लीकी फेज, ये फेज 5वें से 7वें दिन तक रहती है। अमूमन हम इसको लीकी फेज भी कहते हैं। और तीसरी फेज जो कि ठीक होने की या कन्वेंसेंट फेज है, ये अमूमन 7वें दिन से लेकर 10वें दिन तक होती है। सबसे पहले फेब्राइल फेज यानी कि बुखार वाली फेज, ये बुखार 3 से 5 दिन का होता है और ये बहुत तेज होता है, जो कि अमूमन दवाई से बिल्कुल ठीक नहीं होता या हल्का होता है। इसमें जिस्म में शदीद किस्म की दर्द रूनुमा होती है, सर में दर्द होती है, आंखों के पीछे खिंचाव हो जाता है, जिस्म पे सुर्ख रंग के धब्बे या निशानात आ जाते हैं। इसके अलावा मसूड़ों से या नाक से हल्का फुल्का खून भी जाहिर होना शुरू हो जाता है। ये फेज इतनी खतरनाक नहीं होती, अमूमन लोग इससे रिकवर कर जाते हैं। 90% लोग इससे रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही बुखार ठीक होता है यानी कि 5वें दिन, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज में चले जाते हैं, जो कि डेंगू की दूसरी फेज, जिसे हम लीकी फेज या क्रिटिकल फेज भी कहते हैं। इसमें पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है और मरीज का ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर इसमें पॉस्चुरल हाइपोटेंशन होती है। यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये पॉस्चुरल हाइपोटेंशन है क्या। ये पॉस्चुरल हाइपोटेंशन हम ऐसी कैफियत को कहते हैं कि मरीज लेटे हुए उठ के बैठेगा तो लेटे हुए उसका ब्लड प्रेशर कुछ और होगा, लेकिन जब उठ के बैठेगा तो उसका ब्लड प्रेशर कुछ और होगा। इसी तरह अगर वो बैठा हुआ है और उसका ब्लड प्रेशर कुछ और होगा, और अगर वो उठ के खड़ा हो गया है तो उसका ब्लड प्रेशर कुछ और होगा। यही वो फेज है जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकती है। इसमें मरीज लीकी फेज में जा सकता है। हम इसको लीकी फेज इसलिए कहते हैं कि खून में से पानी निकल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चला जाता है, जैसे कि पेट में एसाइटिस हो सकती है, या फिर फेफड़ों में, जिसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। इसमें डॉक्टर को कुछ क्लिनिकल साइन भी इस फेज में मिलते हैं, जैसे कि उसका जिगर का बढ़ जाना या हेपेटोमेगाली या तिली का बढ़ जाना, जिसको स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। इसमें मरीज के लीकी फेज में जब पानी खून की नालियों से बाहर आ जाता है तो हमारे जिस्म में अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरती मैकेनिज्म या कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम करना शुरू कर देता है, जिसमें इंसान का जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह ये इसलिए बढ़ता है कि वो नॉर्मल सर्कुलेशन और हमारे खून की सर्कुलेशन को एक मुतवातर रफ्तार से जारी रख सके। इस वजह से हमारा पल्स प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये पल्स प्रेशर होता क्या है। पल्स प्रेशर बेसिकली सिस्टोलिक या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर, उसके डिफरेंस को कहते हैं। क्योंकि इसमें नीचे वाला या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म बढ़ना शुरू कर देता है, इसलिए मरीज का
پلس پریشر کم ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ اس حالت میں مریض بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کافی زیادہ سیریس حالت یا شوق میں ہوتا ہے، اور یہی وہ شوق اگر بہت زیادہ دیر تک رہے تو مریض irreversible شوق میں چلا جاتا ہے، جس میں منہ سے خون آنا، کالے پخانے آنا یا پخانے میں کالے رنگ کا خون آنا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں جیسے مایوکارڈائٹس، دل کا انفیکشن ہو جانا، لبلبے پینکریٹائٹس ہو جانا، گردن توڑ بخار ہو جانا، یہ ساری بیماریاں اسی فیز میں رونما ہو جاتی ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ مریض ڈینگی شوق میں چلا گیا ہے۔ اب باری ہے مریض کی تیسری فیز کی، وہ ہے کنولسنٹ فیز۔ جب مریض یہ شوق سے باہر نکلتا ہے تو اس کی تیسری فیز شروع ہو جاتی ہے، وہ عموماً 7ویں دن کے اختتام پہ شروع ہوتی ہے۔ اس میں مریض کے جسم پہ سرخ رنگ کے دھبے بن جاتے ہیں اور خارش شروع ہو جاتی ہے، اور ڈینگی کے جتنے پیرامیٹرز ہیں وہ سارے ریورس ہو جاتے ہیں۔ یہ پیرامیٹر ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ ڈینگی کو ناپنے کے یا ڈینگی کے وہ پیرامیٹر جو کہ جس کی وجہ سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ ڈینگی بہت زیادہ خطرناک ہے اور مریض بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈینگی کے متعلق آپ کو کوئی اور معلومات چاہیے تو نیچے کے نمبر پہ آپ واٹس ایپ میسج کریں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی پورے اچھے طریقے سے کروں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔